नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने महामंत्री राजेंद्र भंडारी को जिम्मेदारी सौंपी है। राजेंद्र भंडारी ने बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। देहरादून में 3 दिवसीय प्रवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून तक स्वागत अभिनंदन की तैयारी है। कोविड-19 के नियमों का पालन करने का भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने महामंत्री राजेंद्र भंडारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है कि किस तरह से बीजापुर गेस्ट हाउस में जाइए, तैयारियों का जायजा लीजिए, निरीक्षण कीजिए। इसके साथ ही तमाम पदाधिकारियों को भी अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि 100 दिन का यहाँ पर दौरा तय किया गया है जेपी नड्डा की तरफ से कि देश भर में वो घूमेंगे और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे मिलेंगे। संगठन को मजबूत करने की कवायद के तौर पर एक कदम जेपी नड्डा का देखा जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड का दौरा 4 दिसंबर को प्रस्तावित। तैयारियां जोर शोर से बीजेपी की। बीजापुर गेस्ट हाउस में तैयारियों का जायजा लेने के लिए महामंत्री पहुंचे। राजेंद्र और तमाम निर्देश वहां पर कार्यकर्ताओं को दिए हैं। इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि कोविड-19 के नियमों का किस तरीके से पालन करना है, बहुत ज्यादा जमावड़ा ना लगे। लिस्ट तैयार की जाएगी हर शहर की ताकि उस शहर के जो बड़े नेता हैं वो उस फला दिन जेपी नड्डा से बात कर सके, अपनी शिकायत रख सके, अपनी समस्या रख सके। किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता उसकी रीढ़ होते हैं। जाहिर तौर पर ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छी तरीके से समझती है और इसीलिए 2022 से पहले जेपी नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के अध्यक्ष के दौरे को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया है। कुंभ में बढ़ती जा रही ढिलाई पर संज्ञान लेने की बात कही है और कहा है कि मुझे विश्वास है कि जेपी नड्डा इस ढिलाई पर संज्ञान लेंगे। हरिद्वार महाकुंभ बाकी कुंभ के बराबर होता है, इसीलिए धनराशि देनी चाहिए। कर्मकार बोर्ड में भ्रष्टाचार का भी जेपी नड्डा को संज्ञान लेना चाहिए। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी का भी संज्ञान जेपी नड्डा लेंगे। हरीश रावत ने जो ट्वीट किया है वो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए एक सटायर है, ये एक निशाना कहा जा सकता है, एक तंज है यहाँ पर हरीश रावत का। और वो कह रहे हैं कि कुंभ जो है वो एक बहुत बड़ा आयोजन होता है उत्तराखंड के लिए और इसीलिए जिस तरीके की लापरवाही दिख रही है, जिस तरह की ढिलाई दिख रही है, मुझे उम्मीद है कि जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे उत्तराखंड तो इस ढिलाई का भी संज्ञान लेंगे। इसके साथ ही बेरोजगारी को लेकर भी निशाना साध रहे हैं जेपी नड्डा पर और कह रहे हैं कि जिस तरह की बेरोजगारी इस वक्त उत्तराखंड में दिखाई दे रही है उसको लेकर भी जेपी नड्डा को सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो हरीश रावत ने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे उत्तराखंड तो इन तमाम समस्याओं की ओर ध्यान देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नरसन बॉर्डर का कल निरीक्षण करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र के दौरे से पहले डीएम ने निरीक्षण किया है। कुंभ को लेकर तमाम तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। डीएम ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो नारसन बॉर्डर का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं रुड़की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उससे पहले डीएम स्पॉट पर पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया और खासतौर पर कुंभ की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, इस बात की जानकारी वहां पर मौजूद अधिकारियों से ली है। जो जितने भी लोग बाहर से उत्तराखंड स्टेट के अंदर आते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक सुविधाएं यहाँ पे स्थापित है। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है। जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उन लोगों का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ कराया जाता है और सारे लोगों का जो है थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है। तो थर्मल स्क्रीनिंग में अगर कोई सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो उनका टेस्टिंग भी जो है यहाँ मौके पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार का एक सुविधाएं जो है यहाँ पे पूरा बना हुआ है। कुंभ आगामी कुंभ मेला को लेकर के भी जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसका निरीक्षण करने जा रहे हैं, तो आज उसका तैयारियों देखने के लिए आया था। किस तरह की तैयारी की जाएगी? फिलहाल यथासंभव थर्मल स्क्रीनिंग करने का विचार चल रही है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का भी।
वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक नई पहल 15 दिसंबर तक 100 सेवाओं के साथ अपनी सरकार पोर्टल आएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के तहत काम हुआ है। सरकार के पोर्टल को लेकर सभी विभागों से अनुमोदन मांगा गया है। पोर्टल और मोबाइल ऐप से 243 ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं मिलेंगी। हर 3 महीने में सीएम खुद पोर्टल की समीक्षा भी करेंगे। शिकायत का निस्तारण न होने पर सीएम हेल्पलाइन पर चल रही शिकायत को लेकर आगे कदम उठाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत की सरकार का फैसला पलट दिया है। हर की पैड़ी पर गंगा अब नहीं की जाएगी स्कैम चैनल, उसको नहीं कहा जाएगा। सरकार ने स्कैप चैनल हटाकर शासनादेश जारी कर दिया है। एनजीटी के आदेशों को देखते हुए नाम बदला गया था। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाम बदलने की घोषणा की थी। महाकुंभ से पहले हर की पैड़ी पर गंगा फिर से मां गंगा हो गई है। 14 दिसंबर 2016 के आदेश से स्कैप चैनल शब्द हटाया गया। सचिव शैले बगोली ने संशोधित शासन आदेश जारी कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दायित्व वितरण पर प्रतिक्रिया दी है। दायित्व विभाग से कोई फायदा नहीं होगा, उनका कहना है। साथ ही कह रहे हैं कि सरकार सोच रही है कि दायित्व देकर पार्टी के लोगों को खुश करेंगे। रात्रि विश्राम के अभियान से जनता को खुश करने की कोशिश है, लेकिन जनता सरकार की चाल, चेहरा और चरित्र जान चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर दायित्व दिए गए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत कुंभ के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। हरिद्वार कुंभ के लिए कम बजट आवंटन को लेकर मौन धारण भी करेंगे। 3 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर मौन धारण कर विरोध दर्ज किया जाएगा। 11 बजे कुंभ क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे और 2:30 बजे सीसीआर में कुंभ के संबंध में समीक्षा बैठक भी लेंगे। 2 से लेकर 3 बजे के बीच किसान घाट पर मौन साधना भी करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। 1407 करोड़ की लागत से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक की। अत्याधुनिक जन सुविधाएं होंगी और साथ ही ग्रीन सिटी के साथ इसे जोड़ा जाएगा। अफसरों ने बताया कि स्मार्ट सिटी का काम 15 दिसंबर तक पूरा भी हो जाएगा। स्मार्ट सिटी में वाटर, एटीएम, सैनिटाइजेशन करके प्रारंभ किया जाएगा। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट रोड 8.1 किलोमीटर की मुख्य शहर में बनेगी और 12.33 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मॉडर्न दून लाइब्रेरी आकर्षण का केंद्र होगी। स्मार्ट पोल पर हाई मास्क, वाईफाई स्मार्ट सिटी देहरादून के आकर्षक होंगे। दिनेशपुर से अगली खबर है। युवा कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूंका गया है। मांगो जो वहां खास तौर पर जो रास्ते हैं उसके खस्ताहाल होने को लेकर ये विरोध दर्ज किया गया है। 4 साल में आपको बता दें कि 22 लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। कुमाऊं युवा कांग्रेस मंडल अध्यक्ष किशोर हलदार प्रदर्शन में शामिल रहे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो गदरपुर हमारा विधानसभा है, एक मंत्री जी का क्षेत्र है और इस रोड दिनेशपुर मटकोटा को लेकर बहुत समय से लोग आंदोलन हैं। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा विरोध करते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा पिचिंग का काम कर दिया जाता है। लेकिन जो सड़क की दुर्दशा है, आप देख सकते हैं, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है और लगातार जाने जा रही है। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं और शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी हैं, कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। हम इसको लेकर बहुत ज़्यादा जनता में आक्रोश है और आज हमने इसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूंका। और हम लोग अगर इस महीने काम शुरू नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए। चार्ज संभालते ही एक्शन में दिखे डीजीपी अशोक ठाकुर। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं के लिए कमेटी बनाई गई है।
पुलिसकर्मियों की समस्याएं अब व्हाट्सएप पर ही सॉल्व हो जाएंगी। आईजी मुख्यालय की अध्यक्षता में कमेटी में 5 अधिकारी शामिल हैं। जिले के कप्तान और प्रभारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अपनी 10 सूत्रीय एजेंडा पर डीजीपी अशोक कुमार ने ये जो प्रेजेंटेशन थी वो पेश की और कहा कि थानों में जन शिकायतों को 100% रिसीव किया जाए। वहीं मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे नवनियुक्त डीजीपी अशोक ठाकुर ने परिवार के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की। कुंभ मेले और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक भी की। बैठक में मेला अधिकारियों के साथ जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कुंभ मेले की सुरक्षा और अपराध पर कंट्रोल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मैं तो इसे गंगा माँ की कृपा मानती हूँ। आज उन्हीं का आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सर ने बहुत मेहनत से हमेशा इंसानियत को सेंटर में रखते हुए पुलिसिंग करी है और हमारे पूरे परिवार को, हम सबको बहुत ज़्यादा गर्व है कि सर ने डीजीपी का भार लिया है और हमें पूरी आशा है कि वो बहुत अच्छे नहीं, आज हमने ज्वाइन किया है। आज मेरा पहला दिन है डीजीपी के रूप में, इसलिए मैंने आकर के यहाँ कुंभ की तैयारियों की समीक्षा की और माँ गंगा जी की आरती में आकर के माँ गंगा जी से आशीर्वाद लिया और हरिद्वार और प्रदेश सुरक्षित रहे, ये मैंने कामना की। तैयारियां आज हमने पूरी समीक्षा की और कोरोना क्या करवट बदलता है, रेस्ट्रिक्शन सरकार के कितने रहते हैं और लोग डर का लेवल क्या रहता है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा, उसके हिसाब से टिहरी के प्रताप नगर क्षेत्र के रहने वाले मदन सिंह राणा, जो पिछले 6 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर स्वयं स्वच्छता अभियान के लिए सेवा कर रहे हैं, तो वहीं शहर सरकार की विभिन्न योजनाओं और सहायता से अछूता नजर आ रहा है। वो पिछले 6 सालों से उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों और 4 धाम में पहुंचकर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। राणा हर दिन क्षेत्रों में अपनी गाड़ी ले जाकर कूड़ा जमा कर ऋषिकेश में एकत्र करते हैं, जहां उस कूड़े का निस्तारण किया जाता है। खास बात यह है कि स्वच्छता अभियान चलाने के लिए आने वाली आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए मदन सिंह ने कई बार सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई, लेकिन पिछले 6 साल से आश्वासन के अलावा कुछ और हासिल नहीं हुआ। जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने लाल किला से ये बात कही थी कि स्वच्छता भी एक आजीवन का अंश है। तो मैंने ये सोचा कि यार मोदी जी तो सारे देश के लिए सोच रहे हैं, मैं अपने उत्तराखंड के लिए तो सोच ही सकता हूँ, और वो मैंने काम किया था। मगर किसी ने मेरा सहयोग ना होने की वजह से सरकार, मोदी जी तो पूरा देश उनके पास है, मगर हमारे पास उत्तराखंड है पर हम उसकी सेवा भी नहीं कर पाते पूरे ढंग से। गाँव जाके लोगों को एक तो समझाता हूँ भाई कि इस तरीके से ये काम होता है, और जो उनका कूड़ा कबाड़ा होता है, ये गाड़ी है मेरी, इसमें मैं उसको भर के लेके आता हूँ। और हर गांव में काशीपुर के रामनगर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पुलिस से फरियाद लगाने पहुंची महिला पति और ससुरालियों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष सायरा बानो ने कार्रवाई की मांग यहां पर की है। इसके साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सायरा बानो गुलिस्ता महिला आयोग के उपाध्यक्ष के साथ थाने पे उपस्थित आई है, जिसके द्वारा अवगत कराया गया कि उसके पति के द्वारा उसे 3 तलाक दिया गया है। इस संबंध में उसके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बाद विवेचना इसमें जो आवश्यक। ये 3 तलाक का मामला आया है। ये गुलिस्ता रामनगर का है, पुछड़ी का है, और इसके पति जो है गुलफाम है, उन्होंने इनको 3 तलाक दे दिया है और मेरे सामने एक्सेप्ट किया है। और मैंने मतलब मेरे पास इन्होंने एप्लीकेशन दी है गुलिस्ता ने, और मैंने इनके पति को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और मतलब डोईवाला से खबर है कि आखिरकार पिंजरे में वहां पर गुलदार को कैद कर लिया गया। वन विभाग ने राहत की जाकर अब सांस ली है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के पास आपको बता दें कि रेस्क्यू किया गया है गुलदार को। 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में कामयाबी रही। रुड़की में टोल प्लाजा पर मामूली बात को लेकर दिव्यांग पर जानलेवा हमला हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामूली बात को लेकर ट्रक चालक और कार चालक में बहस शुरू हो गई। टोल प्लाजा पर जानलेवा हमला किया गया।
युवक को दौड़ा कर पीटने का ये मामला, जिसमें घायल युवक ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। घायल युवक को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। ये कल हमारे दिनांक 23/11/2000 को वादी सुधीर कुमार पुत्र मरकान सिंह निवासी कुलड़ी थाना मंगलौर जिला हरिद्वार ने एक एप्लीकेशन तहरीर दी थी कि उसके पुत्र के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने और कुछ नामजद उन्होंने मारपीट की है। कुंदी गांव में जानने वाले थे, उनको फ़ोन करके बुलाया। वहाँ पर 2-3 लड़के आए। उन्होंने पहले ट्रक के सामने अपनी बाइक लगाई और ट्रक वाले को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद फिर हमारी स्विफ्ट गाड़ी के सामने अपनी बाइक लगा करके उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की और मेरे लड़के पर गाड़ी में बैठे उन्होंने मार पिटाई की लड़के के साथ में। तब और